बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या चीज़ है। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि फ्लक्स असल में क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला कैसे बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी एंगल्स पर मैक्सिमम होती है और कौन सी एंगल्स पर मिनिमम होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कैसे आता है और कौन सा उसका ऐसा यूनिट है, और किस तरह से वो ड्राइव किया जाता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं और आपने दूसरे दोस्तों के साथ हमारे चैनल को रिकमेंड नहीं किया, तो बराए मेहरबानी अभी के अभी उनको रिकमेंड करें और उनके साथ-साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा वीडियो और हमारे लेक्चर्स दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी पहुंच सकें, क्योंकि हमारे व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं इस टाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भई जो फ्लक्स है वो क्या चीज़ है। अब फ्लक्स सिंपल चीज़ है। मिसाल के तौर पर इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं अगर आपको इस चीज़ का मिसाल दूँ, कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक किस्म का एरिया है। इस एरिया में से अगर कोई मास गुजर रहा है, हम कहेंगे कि भाई ये फ्लक्स है। और ये मास इसमें से तब गुजरेगा जब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो होंगे नॉर्मल। हम कहेंगे कि भाई इसमें से एरिया मास गुजर गया। इन द सेम वे अगर कोई एनर्जी है या कोई लाइट है, वो इस एरिया में से गुजर गई, हम कहेंगे कि भाई ये भी फ्लक्स है। लेकिन ये गुजरेगी तब जब ये एक दूसरे के नॉर्मल होंगे। अब अगर ये एनर्जी या ये मास, इसका डायरेक्शन या ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये यूं जा रहा है, अब हम कहेंगे कि भाई इसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं हुई, क्योंकि ये इसके एरिया में से नहीं गुजर रही। जब भी कोई मास या एनर्जी गुजरेगी किसी न किसी एरिया में से, हम कहेंगे कि वो फ्लक्स है। अब उस एरिया में से गुजरेगी तब जब वो एरिया उस चीज के साथ नॉर्मल हो। इसी वजह से हमने यहाँ पर फ्लक्स की डेफिनेशन सिंपल ये लिखी है कि द मास आर एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज नॉर्मल टू इट। जब आपका ये जो एरिया है, ये एरिया इस चीज के साथ नॉर्मल होगा, तो ही इसमें से कोई चीज गुजर पाएगी। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये फ्लक्स है। अब फ्लक्स आपकी सन की रोशनी जब इस एरिया में से गुजरेगी, हम कहेंगे सन फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जब इस एरिया में से गुजरेंगी, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जब इसमें से गुजरेंगी, हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इन द सेम वे ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि रोशनी की शिद्दत जब इसमें से किसी एरिया में से गुजरेगी या जिस एरिया में हम कवर करना चाहेंगे, हम उसको कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। अब बात आती है कि भाई यानी कि जो आपके पास फ्लक्स है उसके ये मुख्तलिफ टाइप्स हो गए। आप अगर सन फ्लक्स को देखना चाहें, तो सन फ्लक्स का मतलब है कि भाई आपके पास ये सूरज है और इस सूरज की रोशनी इसमें से गुजर रही है। अब इस सूरज की रोशनी इसमें से तब ज्यादा गुजरेगी जब ये एरिया इसके साथ 100% नॉर्मल होगा, इसके साथ पैरेलल होगा। तब इसमें से जो आपकी लाइंस यानी सूरज की जो रेज हैं, सूरज की रेज की जो लाइंस हैं या सूरज की खुद रेज गुजर जाएंगी। आपके पास विंडो जो होता है कमरे का, उसमें से रोशनी सूरज की आती है। जब सूरज उसके सामने होता है बिल्कुल, तो सारी की सारी रोशनी आती है। मतलब उस टाइम जो विंडो फ्लक्स या सन फ्लक्स हो रही होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चलता जाता है तो रोशनी उस विंडो से, हालांकि विंडो का एरिया तो पूरा ही है, उतना ही है, कम नहीं हुआ, फिर भी उस विंडो से जो रोशनी आती है वो कम आती है, क्योंकि अब वहां पर जो सन फ्लक्स हो रही होती है वो कम होती है। घरों के अंदर रोशनदाने होते हैं, जिनको हम रोशनदाना कहते हैं, जिसमें से रोशनी आती है ऊपर से, छोटे छोटे सुराख होते हैं ऊपर। उनमें से जब सूरज की शुआएं आती हैं तो दरअसल वो भी सन फ्लक्स होती हैं। वहां पर भी सूरज की रेज उस एरिया में से गुजर रही होती है। तो फ्लक्स कोई भी एक बड़ी चीज नहीं है, बस कोई एरिया हो उसमें से कोई चीज गुजरे तो फ्लक्स है। अगर सन की रोशनी गुजरेगी तो सन फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर आप देखें, अगर इसके साथ नॉर्मल है तो उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है। जैसे ही अब ये इसके साथ हो गया यूं परपेंडिकुलर, इसका फेस अपवर्ड, और जो रोशनी है वो इस तरफ जा रही है, तो रोशनी के साथ और इसके साथ जो बीच में एंगल बनेगी, वो एंगल बनेगी 90 डिग्री। मतलब जब आपके वेक्टर एरिया के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस या रेस के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेंगी या परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां पर फ्लक्स होगी ही नहीं, यानी वो फ्लक्स है ही नहीं। फिर
वहां पर फ्लक्स 0 है। अब ये आई होप कि आपको जो थोड़े बहुत बेसिक्स थे वो आपको समझ आ चुके। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो उससे पहले हम आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक दूसरे दोस्तों के साथ रिकमेंड नहीं किया तो जरूर करें। बार बार मैं ये चीज आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें इस चीज की अब जरूरत है। हम वीडियोस बना रहे हैं, लेक्चर्स बना रहे हैं, मगर दूसरे दोस्तों के साथ वो क्लास 12 के बच्चे, वो क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे जो सही नमूने से पढ़ना चाहते हैं, जिनका बेसिक कच्चा है, जिनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, उन तक हमारे वीडियोस पहुंच ही नहीं पा रहे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस की मुतलाशी हैं, तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस इन वीडियोस से मुस्तफीज हो सकें। तो हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। फ्लक्स जो भी होगी उसकी जो सिंबल है वो है फाई। अगर होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो उसके साथ होगा ई। अगर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसके साथ होगा एम। तो ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो नंबर ऑफ लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, जब वो किसी एरिया में से गुजरेंगी तो हम कहेंगे कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जिस एरिया में से गुजर रही है उस एरिया को हम कह रहे हैं वेक्टर एरिया। तो इसका पूरा डेफिनेशन यह हो चुका कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग और पासिंग थ्रू वेक्टर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर हम ये तो बार बार चीज कह रहे हैं कि एरिया में से जब भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन चुकी। मगर अब दोबारा सुने, वेक्टर एरिया में से जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजरेंगी, वेक्टर एरिया क्या चीज है? ये एरिया वेक्टर कैसे हुआ? अगर कमरे का एरिया देखें तो भाई इस कमरे का एरिया 50 मीटर स्क्वायर है। अब इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं है, फिर इसको आप वेक्टर एरिया क्यों कह रहे हैं? इसको कहने के पीछे क्या वजह है? तो आप वो वजह पहले अब समझें। देखें, अगर मैं इस चीज का जो डायरेक्शन है वो इस तरह कर रहा हूं तो इसमें से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे कर रहा हूं तो अब इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन या सन की रेज नहीं गुजर रही। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इस एरिया के डायरेक्शन के ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रही है। अगर एरिया का डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ होगा पैरेलल, होगा नॉर्मल, तो गुड है, उसमें से फ्लक्स 100% होगी, मैक्सिमम फ्लक्स। अगर इसी एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह, यानी उनके साथ परपेंडिकुलर, तो फिर उसके अंदर फ्लक्स नहीं होगी। तो वेक्टर एरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एरिया के डायरेक्शन के ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रही है। अगर एरिया के डायरेक्शन के ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रही है तो इसी वजह से उस एरिया को हम कहेंगे वेक्टर एरिया, क्योंकि जिसको भी डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर इस एरिया के डायरेक्शन के ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रही है, इसी वजह से इस एरिया को हम नाम देंगे वेक्टर एरिया। अब यहां पर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जो कि इसके एरिया में से गुजर रही हैं। ये एरिया वेक्टर एरिया है। अगर ये इस तरह हो जाएगी तो फिर उसमें से लाइंस नहीं गुजरेंगी, वहां पर कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगी। अब यहां पर आप देखें क्या गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। किस में से? वेक्टर एरिया में से। अब डेल्टा वेक्टर एरिया हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये बार बार इसमें से जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो रहा होगा, इसी वजह से हम इसको डेल्टा ए कह रहे हैं क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो बी इंटू डेल्टा ए, यहां पर आपने देख दिया कि कैसे फॉर्मूला बना, वो बराबर होगा किसके जी? फ्लक्स के। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट हमने लगाया। डॉट प्रोडक्ट भी हमने इस वजह से लगाया क्योंकि अब ये भी चीज आप समझ लें कि डॉट प्रोडक्ट हम क्यों कह रहे हैं। आप कहेंगे सर आपने इसके ऊपर भी एरो दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, आप पहले कह के आए वेक्टर लेंथ, अब यहां पर कह रहे हैं वेक्टर एरिया, इसके ऊपर भी डायरेक्शन है। जब दो वेक्टर्स आपस में होते हैं तो उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वहां पर साइन लगनी चाहिए, वहां पर क्रॉस लगना चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुने। देखें, फ्लक्स की यहाँ पर जो डेफिनेशन है या मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमें यह बता रही है कि द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वेक्टर एरिया,
तादाद मैग्नेटिक लाइंस का कितना है। हो सकता है कि इस एरिया में से एक मर्तबा 1000 लाइंस गुजरे, हो सकता है इसमें से 100 गुजरे, हो सकता है इसमें से 50 गुजरे। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें सिर्फ बताएगा कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हुई बस। अब जब उसका काम ही ये बताना है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वेक्टर एरिया, तो फिर उसको डायरेक्शन क्या हुआ, वो तो सिर्फ तादाद बताएगा ना। इसी वजह से यहां पर डेफिनेशन भी ये है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग थ्रू वेक्टर एरिया, जिसमें से गुजर रही हैं वो तो वेक्टर है, जो गुजर रही हैं वो भी वेक्टर हैं, मगर हमें सिर्फ ये बताएगा कि जो चीजें गुजर रही हैं उनका तादाद कितना है। अगर हम सिर्फ डील कर रहे हैं तादाद के साथ, तो फिर हम उसको वेक्टर क्यों कहें, फिर हम उसको वेक्टर वाली क्रॉस प्रोडक्ट क्यों दें, फिर हम उसको वेक्टर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या साइन थीटा क्यों लगाएं। इसी वजह से हमने बी डॉट ए किया, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास होंगी बस। इसी वजह से जो भी चीजें आपकी स्केलर होती हैं या जिनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है या जिन भी क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगता है वो cos थीटा लगता है। इसी वजह से यहां पर हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। और जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लग जाता है तो उसके बाद आपने कोई भी एरोज नहीं देने होते, क्योंकि वो बाद में यहां पर उन चीजों का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है बस। अब हम आते हैं कि भाई इन चीजों का जो यूनिट है वो क्या है। यूनिट भी हम इसी फार्मूले में से लेंगे कि भाई आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा है वो यूनिट है टेस्ला। हमने यहाँ पर टेस्ला की सिंबल टी लिख दी। वेक्टर एरिया है, एरिया हो चाहे वेक्टर हो, चाहे वेक्टर एरिया हो या एरिया है तो एरिया। इसी वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा, सॉरी इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी हो गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, मगर ये यूनिट सिंप्लीफाइड यूनिट नहीं है, हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो आपके पास टेस्ला है, ये टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये है फोर्स अपॉन आई एल। इसी वजह से जो टेस्ला बराबर होगा वो फोर्स की जगह न्यूटन, आई की जगह एम्पेयर, एल की जगह मीटर। टेस्ला बराबर होगा न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर। इसी वजह से जहां पर टेस्ला लिखा था वहां पर आपने न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर लिख दिया। इंटू में मीटर स्क्वायर ये आपके पास पड़ा था, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर एक के साथ हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचा एक, तो वो आपने यहां पर एक लिख दिया। तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पेयर। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो है वेबर। इसी वजह से ये जो आपके पास सारा का सारा यूनिट आया है ये सारा यूनिट बराबर है वेबर के। तो आप यूनिट वेबर लिखें या आप यूनिट लिए लिखें, बात एक है। या आप इन तीनों यूनिट्स को इकट्ठे मिलाकर डब्ल्यू भी लिखें तो भी बात सेम है। तो वो हम कहेंगे कि न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पेयर। यहां पर एक और भी बात आती है कि भाई ये जो न्यूटन इंटू मीटर है वो जोल के बराबर है। अब ये जोल के बराबर क्यों है हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, लेकिन यहां पर भी आप दोबारा समझ लें कि भाई वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी के। वर्क का यूनिट होता है जोल, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, डी का यूनिट होता है मीटर। इसी वजह से जहां पर भी आप न्यूटन इंटू मीटर देखें वहां पर आप जोल लगा दें। इसी वजह से अब जो आपके पास यूनिट है वो है वेबर इज इक्वल टू जोल अपॉन एम्पेयर। ये भी वेबर के बराबर है, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन डिपेंड कि आपके पास आता क्या है, आप लिखते क्या है, आपके पास क्वांटिटी क्या है। सारे यूनिट सही हैं, एक्यूरेट हैं। लेकिन जो एसआई यूनिट है वो आपके पास वेबर है और उसकी सिंबल डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू कैपिटल और बी स्मॉल। अब हम चलते हैं इस चीज के ऊपर कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगी और कौन से एंगल्स पर होगी। यहां पर तो आपने ये चीज जरूर जान ली थी कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तब ज्यादा है जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस उसके एरिया में से ज्यादा गुजर रही हैं। अब जब उसके एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा गुजर रही हैं, तो वो ज्यादा तब गुजर रही हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ नॉर्मल है, यानी कि वो पैरेलल है। जब भी कोई चीजें नॉर्मल हो, जब भी कोई चीजें पैरेलल हो, तो वहां पर जो एंगल बनती है वो 0 डिग्री है। मतलब जो फ्लक्स मैक्सिमम हो रही थी वो कौन सी एंगल पर हो रही थी, 0 डिग्री के ऊपर हो रही थी। इसी वजह से आपने यहाँ पर लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल होंगे।
अब यहाँ पर ये बी ए इंटू कॉस थीटा है और थीटा की जगह आपने लिख दिया यहाँ पर 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री बराबर है 1 के, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा बी इंटू ए के साथ तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास आ गई बी इंटू ए जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन और इस वेक्टर एरिया का डायरेक्शन आपस में नॉर्मल है और उनके दरमियान जो एंगल बन रही है वो 0 डिग्री है। अब हम चलते हैं कि भाई आपके पास जो मिनिमम फ्लक्स है वो कब बनेगी। मिनिमम फ्लक्स अगर आप यहां पर देखें तो मिनिमम फ्लक्स आपकी या मिनिमम फ्लक्स 0 है, और मिनिमम फ्लक्स या फ्लक्स 0 तब बन रही थी जब इसका डायरेक्शन ऊपर हो और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस तरफ से आए, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो एंगल बने वो कितनी बने, 90 डिग्री। तो मतलब फ्लक्स आपकी मिनिमम तब आएगी जब उसका यानी वेक्टर एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, और वहां पर जब भी कोई चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो वहां पर एंगल, ये चीजें याद कर लें, 90 डिग्री बनती है। तो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बनी तो हमने लिख दिया कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है आपके पास वो 90 डिग्री है, इसी वजह से आपने यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री जो है वो बराबर है 0 के, और जब भी 0 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आती है वो 0 आती है। तो अगर आपको ये चैनल से वीडियोस समझ आए हैं और ये लेक्चर समझ आया है तो आप जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ में दूसरे दोस्तों के साथ बराह मेहरबानी जरूर रिकमेंड करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।